नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056909606089755386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने मॉडर्न और मेडिएवल कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री के 70-80 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जहां से आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। ये हमारा इंडेक्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दौरान। ठीक है, अभी मैं 64 तक बताऊंगा आपको एंशिएंट हिस्ट्री का और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 65th, 66 और जो अपना 67th वाला एग्जाम इस साल कैंसिल हुआ है उसको भी इंक्लूड करेंगे। तीनों को इंक्लूड करके एंशिएंट और मेडिएवल का मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, वानावली, कालीबंगा या फिर लोथल? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा आपका बनावली। बनावली जो है ये कहाँ पर स्थित है ये आपको याद रखना चाहिए। यह हरियाणा में स्थित है, फतेहाबाद जिले में। ठीक है, फतेहाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग बात करें लोथल की तो लोथल जो है आपका गुजरात में है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, किससे था यह पूछा जा रहा है। महामेधवाहन वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश या फिर रठ भोजक वंश? आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर चेदी वंश भी होगा और चेदी वंश को ही महामेधवाहन वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए। इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। ठीक है, 12 का आंसर क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। और यह जो है आपका हाथी गुम्फा, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि कहां पर है? ओडिशा में। ठीक है, याद रखिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? ये क्वेश्चन है। 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, 525 से 529, 545 से 552 या फिर 592 से 597 ईस्वी? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच, क्योंकि 518 ईस्वी में 518 ईस्वी में इसने चीनी यात्री सुंग युन ने यात्रा की थी। तो 518, 515 और 520 के बीच में है, इसलिए ये हो जाएगा। और इसने जो है हुई झेंग फाली और झेंग फौजे के साथ जो है यात्रा की थी। ठीक है, और इसने क्या किया है? गांधार वंश के बारे में लिखा है। गांधार वंश जो कि स्वात घाटी में स्थित था उसके बारे में इसने लिखा है। ठीक है, सुंग युन ने। ठीक है, स्वात घाटी में स्थित था गांधार वंश, उसके बारे में इसने लिखा है। चलिए आगे देख लेते हैं। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि या फिर जोती हुई भूमि? विदाउट कल्टीवेटेड फॉरेस्ट लैंड, इरिगेटेड लैंड, डेंस फॉरेस्ट लैंड या फिर कल्टीवेटेड लैंड? आंसर क्या हो जाएगा? अप्रहत कहा जाता था बिना जोती हुई जंगली भूमि को। ठीक है, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। दरअसल उस समय 4 तरह के 5-6 तरह के खेत हुआ करते थे। 5 तरह के। पहला था आपका क्षेत्र जो कि था कृषि योग्य भूमि। ठीक है, दूसरा था आपका वास्त, वास्त कहा जाता था वास करने योग्य यानी कि रहने योग्य भूमि को। उसके बाद था चारागाह। चारागाह तो आप जानते ही हैं, जानवरों के चरने के लिए जो भूमि होती है उसको चारागाह कहा जाता है। उसके बाद था अप्रहत, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है आपका, तो बिना जोती हुई जंगली भूमि हो जाएगा। और एक था आपका खिल्य जो कि जंगली भूमि कहलाता था। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की भूमियां उस समय हुआ करती थी। कब? गुप्त काल में।
ठीक है, गुप्त काल में। तो अपरहज जो है वो गुप्त काल में हुआ करता था, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है ओदंतीपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार का क्वेश्चन है तो बिहार ही होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित था? बिहार में स्थित था, याद रखिएगा। और यह जो कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में गोपाल, जो कि पाल वंश का संस्थापक था, गोपाल प्रथम ने यह इसकी स्थापना करवाई थी, याद रखिएगा। ठीक है, गोपाल प्रथम। और गोपाल जो था वह भारत का पहला प्रजातांत्रिक रूप से चुना गया राजा था। ठीक है, याद रखिएगा, प्रजातांत्रिक रूप से, इसको जनता ने चुना था, यह वंशानुगत नहीं चुना गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? यहाँ पर नहीं शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स या फिर वी ए स्मिथ। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वी ए स्मिथ, क्योंकि ये जो थे वो कोई उत्खनन करता नहीं थे, एक्सकेवेटर नहीं थे, बल्कि ये इतिहासकार थे। ठीक है, इतिहासकार थे, और वो भी ये मध्यकालीन भारत या फिर आधुनिक भारत के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, बाकी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आर डी बनर्जी और के एन दीक्षित जो है ये मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं। और आर डी बनर्जी की बात करें तो आर डी बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन हुआ था उसमें शामिल थे। और के एन दीक्षित की बात करें तो 1937 में जो उत्खनन हुआ था मोहनजोदड़ो का, उसमें ये शामिल थे। अब एम एस वत्स की बात करें तो एम एस वत्स जो थे 1926 में हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित थे, और साथ में इनके कौन थे? आर डी बनर्जी, राखालदास बनर्जी भी थे। सॉरी, राखालदास बनर्जी तो मोहनजोदड़ो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी हो जाएगा, जिन्होंने 1921 में उत्खनन किया था हड़प्पा का। ठीक है, तो हड़प्पा से कौन कौन? एम एस वत्स और दयाराम साहनी, और आर डी बनर्जी और के एन दीक्षित किससे? मोहनजोदड़ो से संबंधित थे। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? वी ए स्मिथ। चलिए आंसर आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कहां दिया था? वैशाली, कौशाम्बी, सारनाथ या फिर पावापुरी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था। ठीक है, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था, याद रखिएगा। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और इसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं यहाँ पर, धर्म चक्र परिवर्तन तो ठीक है, 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, और क्या उपदेश दिया था ये जरा कमेंट में लिख करके बताइएगा। ठीक है, अगर आप नहीं बता पाए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, और क्या उपदेश दिया था? दुख से उसका रिलेशन है, बस मैं इतना हिंट दे देता हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर देखा है, विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायमेकस या फिर प्लिनी। आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज हो जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, शुंग या फिर कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त। आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा गया है। किसने कहा है? तो विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक, उसकी पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन उसने कहा है। ठीक है, और समुद्रगुप्त का एक लेख है, अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति लेख। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लेख, जिसे किसने तैयार किया था? इनके कवि थे हरिसेन ने तैयार किया था। ठीक है, और इसमें समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है, याद रखिएगा। प्रयाग का मतलब वही प्रयागराज, इलाहाबाद। चलिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? क्वेश्चन है। फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग
या फिर तारानाथ। आंसर क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय में यात्रा की थी 629 ईस्वी में। याद रखिएगा 629 ईस्वी में यात्रा की थी और इसका जो यात्रा विवरण था उसका क्या नाम था? CUकी। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था फाहियान का जो था फो क्यो की और यहाँ पर है CUकी, दोनों में अंतर याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री के, और उसके बाद फिर उसी वीडियो में मैं समेट लूंगा 65th से लेकर 67th टोटल जो क्वेश्चंस हैं एंशिएंट और मिडिएवल के, उसको भी समेट लूंगा। तो टोटल मिला के 70-80 क्वेश्चन वो भी हो जाएंगे। उस वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।